नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आज हम एक नए टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनको हम संसद के अधिकारी के रूप में जानते हैं और भारत के संविधान में अनुच्छेद 89, 90 से लेकर 93, 94, 95, 96, 97 इन अनुच्छेदों में, भारत के संविधान के इन अनुच्छेदों में इन अधिकारियों का उल्लेख है। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दो अधिकारी इस पूरे सदन का संचालन करते हैं और राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति संचालन करते हैं। राज्यसभा पहले मैंने आपको बता रखा है कि आपके संसद के जो दो सदन हैं उसमें से राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो जो उच्च सदन है राज्यसभा के सभापति के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 89 में और अनुच्छेद 64 में। 90 जो आपका अनुच्छेद 64 है उसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 मूलतः उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो जब उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन होता है तो यह कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। और वही बात 89 में जब सदन के अधिकारियों के बारे में डिस्कशन होता है तो वहां पर भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति बताया गया है। और ये इसलिए इंसिस्ट किया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको मिलता है। उसके वेतन का निर्धारण राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इसीलिए एक जगह पर यह कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा उस समय उसको सभापति के वेतन के लिए वो अर्ह नहीं होगा। यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा तब उस समय उसको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा और उपराष्ट्रपति को सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। जो उसके वेतन का निर्धारण किया गया है उसको सभापति के रूप में वेतन निर्धारण किया गया है। किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आएगा कि उसको वेतन किस रूप में दिया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रपति के रूप में, नंबर 2 सभापति के रूप में, नंबर 3 उपराष्ट्रपति एवं सभापति दोनों के आनुपातिक रूप में, नंबर 4 इनमें से सभी के रूप में। तो आप ध्यान रखिएगा उसको सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है। अगला अनुच्छेद कहता है उपसभापति का पद निम्न दशाओं में रिक्त होगा। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 89 में कि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होंगे, साथ ही साथ राज्यसभा अपना एक उपसभापति भी चयनित करेगी या चुनेगी। उपसभापति के बारे में भी अनुच्छेद 89 में कहा गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद के रिक्तता के बारे में कहा गया है। सभापति के पद के रिक्तता के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके बारे में एज उपराष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66 और 67 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 90 कहता है कि उपसभापति का पद निम्न दशाओं में रिक्त होगा। 89 कहता है कि प्रत्येक राज्यसभा अपना एक सभापति का निर्धारण करेगा, चयनित करेगा, एक उपसभापति को चयनित करेगा। जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति ही सभापति का काम करेंगे और जो अन्य एक उपसभापति होगा वो राज्यसभा का ही सदस्य होगा, उसको उपसभापति चुना जाएगा। कहने का से है कि उपसभापति बाहर से नहीं आ सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का मेंबर नहीं है
वो उपसभापति नहीं बन पाएगा। ठीक। अनुच्छेद 90 में कहा गया है कि उपसभापति कैसे हटाया जाएगा। नंबर 1, यदि वो राज्यसभा का सदस्य ना हो तो उपसभापति नहीं रहेगा। नंबर 2, यदि वो अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करके दे दे। सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे दे। ठीक है। नंबर 3, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटा दिया जाए। जैसा कि लोकसभा का अध्यक्ष रहा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। वैसे राज्यसभा का उपसभापति ऐसे ही संकल्प द्वारा हटाया जाएगा, बशर्ते उसको 14 दिन पहले बता दिया गया, उसको नोटिस दे दिया गया हो। ठीक। अनुच्छेद 91 कहता है सभापति के बारे में कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। क्योंकि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने काम करना प्रारंभ कर दिया राष्ट्रपति का, तो उपसभापति का उस समय पद खाली हो गया। जब उस समय पद खाली है तो उपसभापति सभापति का काम करने लगेगा। और जब उपसभापति का पद रिक्त हो जाए, मान लीजिए इसी बीच सभापति राष्ट्रपति का काम देखने लगा और उपसभापति का पद रिक्त हो गया, तो ऐसी दशा में कौन चलाएगा राज्यसभा को? तो ऐसी दशाएं में राष्ट्रपति जो उस समय होगा, जिस सदस्य को चुन लेगा, वही राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 92 कहता है जब राज्यसभा की किसी बैठक में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो सभापति पीठासीन नहीं होंगे। ध्यान रहे, पद से किसको हटाया जाता है? पद से हटाया जाता है उपराष्ट्रपति को, ना कि सभापति को, क्योंकि सभापति तो पदेन होता है, सभापति निर्वाचित नहीं है, सभापति किसी चुनाव के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि उपराष्ट्रपति को ही पदेन बना दिया गया है सभापति। इसलिए जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो किसके विरुद्ध लाया जाएगा? सभापति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। ये टेक्निकली समझ के रखिएगा कि हमेशा उपराष्ट्रपति के प्रति ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा, सभापति के प्रति नहीं, क्योंकि सभापति कैसा व्यक्ति है? पदेन है, एक्स ऑफिशियो। उसका मूल पद कोई और है। पदेन को उसे कहते हैं पदेन जिसका मूल पद कोई और हो, उस पद को धारित करने के कारण ये पद मिल जाए। तो उसका मूल पद उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद धारण करने के कारण उसको पदेन सभापति बनाया गया है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो लाया जाएगा उपराष्ट्रपति के प्रति। अगर पेपर में आए कि राज्यसभा के सभापति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव किसके प्रति माना जाएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के प्रति, या सभापति के प्रति, या उपराष्ट्रपति एवं सभापति के प्रति। ठीक है। या इनमें से किसी में नहीं, तो आप निशान लगाएंगे उपराष्ट्रपति के प्रति। ठीक। तो जब उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन हो राज्यसभा में, तब सभापति ऐसे किसी कार्य की अध्यक्षता नहीं करेंगे, उस दौरान पीठासीन नहीं रहेंगे किसी भी कार्रवाई के समय। ठीक है। अधिवेशन में भाग लेंगे, राज्यसभा की प्रत्येक कार्रवाई में भाग लेंगे, लेकिन पीठासीन नहीं होंगे, प्रिसाइडिंग अफसर नहीं होंगे। ठीक है। और ऐसे ही अगर उपसभापति के प्रति भी हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे। और इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का दोनों का हक होगा और मत देने का हक नहीं होगा। ठीक है। मत नहीं देंगे उस दौरान। आर्टिकल 97 कहता है सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार दिए जाएंगे। पेपर में आ जाएगा कि आपके बताइए लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का वेतन आदि का उल्लेख भारत के किस अनुसूची में है? तो भारत की दूसरी अनुसूची में है। ठीक है।
यहां पर मैंने देखिए हाईलाइट किया है कि उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में कार्य करने का वेतन दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का काम करता है तब उस समय वेतन मिलेगा, वो अभी उसको राष्ट्रपति का मिलेगा, तब उसको सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। यह बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और पेपर में आता है। ठीक, अनुच्छेद 64 कहता है, अब यहां पर अनुच्छेद 64 प्योरली उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, और जब वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा तब उस अवधि का वेतन राज्यसभा के सभापति का वेतन का हकदार नहीं होगा। पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर बता रहा हूं अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सभापति के रूप में कोई निर्वाचन नहीं होता है, वो पहले बता चुका हूं कि सभापति के रूप में वो पदेन काम करता है उपराष्ट्रपति, इसलिए उसका निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति के रूप में, उसको हटाया जाएगा उपराष्ट्रपति के रूप में। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर इसको निर्वाचित करते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? पद ग्रहण करने के 5 वर्ष, लेकिन इससे पहले वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है, या राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प द्वारा उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग नहीं लाया जाएगा, इसको बोलेंगे अविश्वास नहीं बोला जाएगा, संकल्प पारित किया जाएगा। कैसे संकल्प पारित किया जाएगा? कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा। ये नहीं कि उपस्थित सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा। जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, अगर 245 स्ट्रेंथ है उस समय, 243 स्ट्रेंथ है, तो 243 का आधा से ज्यादा अगर उसके मत में सहमत होंगे तभी हटाया जाएगा, और लोकसभा को सहमत होना जरूरी है। राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से हटाएगा और लोकसभा सहमत होगा। तो लोकसभा सहमत कैसे होगा? लोकसभा के टोटल संख्या के आधे के बराबर किससे सहमत होगा? नहीं, उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्य के लोग मिलकर अगर उसके पक्ष में वोट डाल देते हैं तो सहमत मान लिया जाएगा। मान लीजिए 545 की स्ट्रेंथ है लोकसभा की, और केवल उस दिन लोकसभा में 300 लोग उपस्थित हैं, तो 300 में अगर 151 लोग, अगर 300 में 151 लोग उसके हटाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ये माना जाएगा लोकसभा सहमत हो गई। आधे सदस्यों की जरूरत नहीं रहेगी टोटल का, बल्कि उस दिन जितने उपस्थित हैं लोकसभा में और वोट डालना है जितने, उनका बहुमत। ठीक, अब बात आती है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करता है। आर्टिकल 89 उपराष्ट्रपति को बताया गया राज्यसभा का पदेन सभापति, और 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। लोकसभा का अध्यक्ष भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उपाध्यक्ष भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वर्तमान में 18वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष कोई नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 94 कहता है कि लोकसभा का सदस्य ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, यानी कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाना है तो लोकसभा के सदस्य में से ही बनाया जाएगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो। अध्यक्ष जो होगा अगर अपने पद से हटना चाहेगा तो उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा त्यागपत्र, और अगर उपाध्यक्ष हटेगा तो अध्यक्ष को संबोधित करेगा। मान लीजिए इस समय उपाध्यक्ष कोई नहीं है और अगर अपना अध्यक्ष पद से हटना चाहे तो किसको संबोधित करेगा? तब वो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करेगा। ठीक है, तीसरी बात है लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाएगा। यह अनुच्छेद 94 पद को त्यागने का तरीका बताया गया है। तो 94C कहता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को आपको हटाना है तो 14 दिन पहले आप उसको नोटिस देंगे कि आपको हटाने के लिए हम संकल्प पारित करने जा रहे हैं, और उसके लिए पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत का मतलब टोटल संख्या जितनी लोकसभा की है, जैसे मैंने अभी बताया था, उसका आधा। अगर 543 हैं तो 543 के आधे से एक अधिक होना चाहिए, जो उस समय लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, जो उस समय लोकसभा में जितने सदस्य निर्वाचित होकर हैं उसके बटे 2 + 1 करके आप उन्हें हटाएंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष है।
अनुच्छेद 14 कहता है लोकसभा के विघटन के पश्चात भी लोकसभा का अध्यक्ष का पद बना रहता है। मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया, मान लीजिए 18वीं लोकसभा का विघटन हो गया। 18वीं लोकसभा का विघटन जैसे होगा तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न रहे, लेकिन वो लोकसभा अध्यक्ष बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 में लिखा है कि अगली लोकसभा के गठन होने के डेट के बाद जब उसकी पहली बैठक की घोषणा हो जाती है, उस बैठक के एक दिन पहले तक। मान लीजिए 18वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद भी वो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा जब तक 19वीं लोकसभा का गठन ना हो जाए और उसकी पहली बैठक की डेट घोषित ना हो जाए। जिस दिन उसकी डेट होगी कि कल इस तारीख को, मान लीजिए फला तारीख को इसकी पहली बैठक होने जा रही है, तो उसके एक दिन पहले वो अपने पद से हट जाएगा, स्वतः ही हटा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये बैठक प्रारंभ होगी उस दिन लोकसभा के पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करेंगे और प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिला चुके होंगे। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जिस लोकसभा का गठन हुआ है उस लोकसभा के गठन के समय जो सबसे सीनियर मोस्ट एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, न केवल उम्र में बल्कि सबसे ज्यादा बार निर्वाचित होकर जो आया है, 7 बार 8 बार 9 बार निर्वाचित होकर आता रहता है जो व्यक्ति लोकसभा में, उनमें से किसी एक को वरिष्ठतम लोकसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर की। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उस सदन का, उस लोकसभा का, और उसको लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी और उसको कहा जाएगा कि आपको प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करना है। फिर वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करेगा और सभी सदस्यों को, जितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर आए, उन सभी को वो शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम केवल इतना है, शपथ दिलाने का। अनुच्छेद 95 कहता है यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो लोकसभा का संचालन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 96 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ये पीठासीन कार्य नहीं करेंगे। जैसे राज्यसभा का सभापति उपसभापति नहीं काम करते हैं, वैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। लेकिन हटाने के संकल्प पर विचार होते समय इन्हें बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रहेगा। एज ए मेंबर ये बैठेंगे, ठीक है। और अन्य किसी विषय में मतदान भी होता है तो मतदान भी करेंगे, लेकिन पहला मत देंगे, प्रथमता मत देंगे, समान मत पर निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा। जैसे कि कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहे सभापति उपसभापति, जब किसी विधेयक पर मतदान होता है तो ये लोग मत नहीं देते हैं। मतलब कि जो प्रिसाइडिंग अफसर होता है वो मत नहीं डालता है, वो उसी समय में अपना मत डालता है जब पक्ष और विपक्ष में समान वोट हो जाए, यानी कि टाई हो जाए। जब टाई की पोजीशन आती है तब निर्णायक मत देते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, जो प्रिसाइडिंग अफसर होगा। अगर उपाध्यक्ष प्रिसाइडिंग अफसर है तो उपाध्यक्ष उस समय वोट नहीं देगा। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में काम करते हैं और जो उपसभापति हैं ये अपने वोट नहीं डालेंगे, ठीक। अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 कहता है अध्यक्ष किसी भी मतदान क्रिया में पहला वोट नहीं डालेगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, जैसे मैंने अभी आपसे बताया। आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। ये कभी कभी आर्टिकल मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि बहुत टेक्निकली जब अंदर जाएगा एग्जामिनर और आपसे टफ क्वेश्चन बना देगा तो आर्टिकल पूछेगा। वह पूछेगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि अध्यक्ष समानता मतदान क्रिया में मत का प्रयोग नहीं करता है, वो उसी दशा में मत का प्रयोग करता है, निर्णायक मत का प्रयोग करता है जब मत बराबर हो जाए। तो अनुच्छेद 100 है। अनुच्छेद 108 कहता है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक
की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये कब करता है? जब किसी विधेयक में अड़चन आ जाए, विधेयक में एक सदन ने पारित कर दिया हो विधेयक, दूसरे सदन ने संशोधन कर दिया हो और पहले सदन ने संशोधन को न माना हो, या एक सदन ने पारित कर दिया विधेयक, दूसरे सदन ने उस पर विचार ही न कर रहा हो, वो विधेयक अपने पास पेंडिंग छोड़ रखा हो, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के संज्ञान में आएगा कि दोनों सदनों के बीच में हर्डल पैदा हो गया है। ठीक है, तो इस हर्डल को हटाने के लिए वो संयुक्त बैठक के लिए घोषणा करेगा और ऐसी संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर पाते हैं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थिति है तब राज्यसभा का उपसभापति करेगा। किसी दशा में सभापति नहीं करेंगे, अर्थात उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे इसकी अध्यक्षता। अनुच्छेद 110 का 3 कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा वन लाइनर नोट्स में मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी और इस समय 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।